तो बच्चों आज हम क्या देखने जा रहे हैं, हम देखने जा रहे हैं हमारे 11th क्लास के 9th चैप्टर का पार्ट 2, जिसमें हम पढ़ेंगे अमीनो अम्ल के बारे में। वाओ, यानी कि आज अपन मॉलिक्यूल स्टार्ट कर रहे हैं, हाँ या ना। हमने देखा था मैक्रो मॉलिक्यूल और जो हमारा माइक्रो मॉलिक्यूल यानी कि सूक्ष्म जैव अणु और वृहत जैव अणु हमने किस तरीके से आइसोलेट किए, दैट मीन्स उसका पृथक्करण विधि कैसे करी हमने, उसको किस तरीके से अलग किया था, ये सब हमने पार्ट 1 में देख चुके हैं। आज हम देखेंगे अमीनो अम्ल क्या होते हैं, किस तरीके से इनका स्ट्रक्चर होता है और ये किस तरीके से जो है आगे जाकर के प्रोटीन को बनाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपन। अमीनो अम्ल, फाइन। तो अमीनो अम्ल क्या है, कार्बनिक यौगिक है। क्या है बच्चों, ये कार्बनिक यौगिक है, दैट मीन्स यहाँ पे C प्रेजेंट होगा, है ना। कैसे, तो जिनमें इसके एक ही कार्बन पर है ना, यानी कि एक ही कार्बन पे, जो कि अल्फा कहलाता है ना। भाई आपने इस केमिस्ट्री में पढ़ा होगा ना, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, है ना, कार्बन के बारे में पढ़ा होगा। तो ये अल्फा कार्बन पे है ना, अल्फा कार्बन पर एक अमीनो समूह, अल्फा कार्बन पे एक अमीनो समूह, अभी अपन बात करेंगे इसकी, एक अम्लीय समूह प्रतिस्थापित होता है। ठीक है, कैसे, ये देखो आप यहां पर अपने पास क्या है, सेंटर में, कलर चेंज कर लें एक बार। हाँ, यहां पर अपने पास क्या है, सेंटर में एक कार्बन है ना, कार्बन है। ये कार्बन कौन सा है, हमारा अल्फा कार्बन है। कौन सा कार्बन है, अल्फा कार्बन है। अल्फा कार्बन में एक तरफ हम बोल रहे हैं अमीनो ग्रुप, है ना, यानी कि NH2, यानी कि NH2 अमीनो ग्रुप है। एक तरफ अपन बोल रहे हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है, हमारा कार्बोक्सिलिक, यानी कि COOH, है ना। एक तरफ है हमारा साइड चेन, यानी कि R। जो भी श्रृंखला हमें बनानी है बाद में, किस तरीके से जो अमीनो अम्ल है वो चेंजेस होंगे, इस R समूह के कारण कैसे कैसे उनमें अंतर आएगा वो हम अभी देखेंगे। और एक तरफ है अपना हाइड्रोजन आयन, है ना। आया समझ में यहाँ तक। अब मैं आपको अच्छे से इलोब्रेट करूंगी, डोंट वरी, ठीक है। मैं ये नहीं चाहती कि आप ये जैव अणु वाले पार्ट से जो है आप बहुत ज़्यादा डरो, डरने की कोई बात नहीं है बच्चों। यदि आपने ये सोच लिया है कि मुझे नहीं आएगा तो नहीं आएगा, है ना। यदि आपने, जो जिन बच्चों में ज़ील होती है ना, कुछ करने की एक ललक होती है, यदि वो ठान लेते हैं कि ये क्या है, कुछ भी तो नहीं है भैया, अमीनो अम्ल तो है, प्रोटीन बना रहा है, बस हम देखेंगे। स्ट्रक्चर के लिए बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक स्ट्रक्चर आपको समझना है, उसमें अपन चेंजेस करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे। और यदि वो चीज़ आपको अच्छे से एग्जैक्टली समझ में आ जाती है ना, फिर आपको अमीनो अम्ल कभी भी, अरे वैलिन का सूत्र बता, अरे वैलिन का स्ट्रक्चर बता, सूत्र दैट मीन्स वैलिन का स्ट्रक्चर बता, ग्लाइसिन का बता, आप यूं बताओगे यूं चुटकियों में, तो डरने का नहीं है, बिल्कुल भी डरने का नहीं है। तो स्टार्ट कर रहे हैं पर अगेन से। इस कारण इन्हें क्या होगा, अल्फा अमीनो अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी कारण से हम इसको अल्फा अमीनो अम्ल कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये अल्फा पे है ना, जो कार्बन है जिसपे चारों तरफ हम अलग अलग एक समूह जोड़ रहे हैं, वो एक कार्बन पे है जिसको हमने अल्फा से रिप्रेजेंट किया है। किससे रिप्रेजेंट किया है, अल्फा से। ये प्रतिस्थापित मेथेन है। अब ये बात क्या बोल रहे हैं, ये प्रतिस्थापित मेथेन है, अमीनो अम्ल प्रतिस्थापित मेथेन क्यों है। तो हम इसके लिए क्या करते हैं बच्चों, एक स्लाइड ले लेते हैं। यस, बिल्कुल ले लेंगे, ये लो, ये लो, ले लिया हमने। सबसे पहले अपन अमीनो अम्ल का सूत्र बनाना सीखेंगे, ठीक है, यानी कि उसका स्ट्रक्चर, सूत्र दैट मीन्स उसका स्ट्रक्चर सीखेंगे। कैसे सीखेंगे, देखो ये है हमारा कार्बन, है ना। ये कौन सा कार्बन है बच्चों, अल्फा कार्बन है। कौन सा कार्बन है, अल्फा। हमने बोला इसके एक तरफ तो है क्या, COOH, हाँ, कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक, है ना, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक समूह, है ना, ऐसे बोलेंगे अपन, कार्बोक्सिलिक समूह एक तरफ। इस कार्बन के एक तरफ जो है अमीन ग्रुप है ना, अमीन ग्रुप है, तो यानी कि NH2, है ना, NH2 है। NH2 को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, अमीनो, अमीन समूह, हाँ है ना, अमीन समूह बोल रहे हैं। एक तरफ इसके बच्चों क्या है, हमारा H, और एक तरफ है इसके R, यानी कि जो श्रृंखला बनाता है, ये क्या बनाता है, श्रृंखला बनाता है आगे जाकर के, हाँ है ना, श्रृंखला बनाता है। अब बात यहाँ पर क्या हो रही है कि हमने बोला कि मीथेन का जो है प्रतिस्थापन है। कैसे बच्चों, जब अपन मीथेन की बात करते हैं, है ना, जब अपन मीथेन की बात करते हैं तो मीथेन का जो फॉर्मूला है वो ये है CH4,
पता है ये चीज? नहीं पता है तो देख लो, जो मीथेन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CH4। फाइन, तो CH4 है। आप CH4 को ऐसे लिख सकते हो, एक H इधर डाला, एक H इधर, एक H इधर और एक H इधर, है ना? ऐसे लिख सकते हैं आराम से। डरने की बात है क्या? नहीं है भाई। मीथेन का प्रतिस्थापन ही तो हुआ। कैसे? देखो, ये जो H है इसको अपन ने ये वाली चीज में कन्वर्ट कर दिया, यहाँ पर अपन ने COOH लगा दिया, है ना? मैं इधर लगा दूं एक बार, COOH, है ना? इधर इस वाले H की जगह इसने R लगा दिया, है ना? इस वाले H की जगह इसने NH2 लगा दिया और इस वाले H की तरह तो H है ही। तो यानी कि देखो, इस वाले H की जगह मैं NH2 लगा दूं, इस वाले H की जगह मैं COOH यानी कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा दूं, इधर H अपन का है ही, और इस वाले H की जगह अपन R लगा दे, तो ये किस में चेंज हो गया? अमीनो अम्ल में। यही कारण है कि इसको हम क्या कहते हैं? मीथेन का प्रतिस्थापन हुआ है, हाँ है ना? यही कह सकते हैं। तो हमने क्या बोला कि जब अमीनो अम्ल का, है ना, जब अमीनो अम्ल हमने बनाया तो हमने पाया, अरे ये तो मीथेन का ही प्रतिस्थापन है, हाँ है ना? क्योंकि मीथेन का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो CH4 होता है। यहाँ पर भी तो अपने पास 4 बैलेंसी है, 4 बैलेंसी में अपन ने एक जगह कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा दिया, एक तरफ अपन ने अमीनो समूह लगा दिया, एक तरफ अपन ने H रहने दिया और एक तरफ अपन ने साइड चेन लगा दी। गेट इट? आया समझ में? कोई प्रॉब्लम नहीं है? वापस से अपन अपने स्लाइड पे आ जाते हैं। ये लीजिए, ये प्रतिस्थापित मेथेन है। समझ गए कैसे? रटना नहीं है, एक एक लाइन का अर्थ हमें समझ में आना चाहिए, तभी जाकर के हम नीट भी क्वालिफाई कर पाएंगे। गेट इट? सो 4 प्रतिस्थायी समूह 4 संयोजकता स्थल से, है ना? हमने यही बोला कि जो 4 प्रतिस्थायी समूह है, यानी कि ये जो C है ना, यहां पर ये जो H है, यहां पर 4 प्रतिस्थायी समूह लेंगे, 4 संयोजकता स्थल, 1 2 3 4 संयोजकता स्थल है, हाँ है ना? तो 4 संयोजकता स्थल से जुड़े रहते हैं, यही है। ये समूह कौन कौन से हैं? एक हो गया हमारा हाइड्रोजन, कौन सा हो गया? ये हो गया हमारा हाइड्रोजन। फाइन, फिर एक हो गया हमारा कार्बोक्सिलिक समूह, यस, ये हमारा कार्बोक्सिलिक समूह हो गया। फिर ये बोल रहा है एक हो गया हमारा अमीनो समूह, यस, दिस इज द NH2, दैट मीन्स ये हमारा अमीनो ग्रुप हो गया, अमीनो समूह हो गया। फिर हम बोल रहे हैं तथा भिन्न परिवर्तनशील समूह, भिन्न परिवर्तनशील यानी कि ये R जो है बच्चों, यहाँ पर अलग अलग समूह लगते रहते हैं, यहाँ पर अलग अलग समूह लगते रहते हैं, जिसकी वजह से ये परिवर्तन होता रहता है, और परिवर्तित होने की वजह से ये नए नए अमीनो एसिड में चेंज होता रहता है। जैसे वेलिन बना लिया, कभी हमने बोला ग्लाइसिन बना लिया, फिर हमने बोला नहीं तो ग्लूटामिक एसिड भी बना रहा है, नहीं ये तो ये वाला अम्ल बना रहा है। तो किस तरीके से हमने बोला? जब हमने इस R समूह में चेंजेस किए। फाइन, इसमें हमने अलग अलग चेंजेस किए और इसी चेंजेस की वजह से हम बोल रहे हैं कि ये जो नए नए अमीनो अम्ल आ रहे हैं भैया, कुछ जो अमीनो अम्ल है वो कैसे हैं? बिल्कुल उदासीन है, कुछ क्षारीय है, कुछ अम्लीय। कैसे? ये R समूह की वजह से, और इन दोनों की वजह से भी, ये कार्बोक्सिलिक समूह की वजह से भी और ये अमीनो ग्रुप की वजह से भी हम इसको ऐसा बोलते हैं। फाइन, तो भिन्न भिन्न परिवर्तनशील समूह जिसे R समूह से कहते हैं, उसे हम व्यक्त करते हैं, ऐसे इसमें पाए जाते हैं। किसमें? अमीनो अम्ल में। ये पूरा स्लाइड समझ में क्लियर एकदम? मैं इधर साइड में आ जाती हूँ, आप आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से कि हमने क्या क्या किया। अमीनो अम्ल देखो बहुत ही इजी सा स्ट्रक्चर है। हमने एक बीच में एक अल्फा कार्बन लिया, उसकी 4 बैलेंसी, कार्बन की 4 बैलेंसी होती है, हाँ है ना? उस कार्बन की 4 बैलेंसी की वजह से हमने क्या बोला उसको कि एक तरफ कार्बोक्सिलिक समूह है, हमेशा इधर ही कार्बोक्सिलिक समूह आएगा, इधर हमारा अमीन ग्रुप आएगा, इधर हाइड्रोजन आएगा और इधर हमारा R साइड चेन आएगा, जिसमें हम परिवर्तन कर करके नया अमीनो अम्ल बना सकते हैं। अब आगे चलते हैं। R समूह की प्रकृति, ठीक है? R समूह की प्रकृति के आधार पर अमीनो अम्ल अनेक प्रकार के होते हैं, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूं, ठीक है? कौन कौन से प्रकार होंगे वो भी हम देखेंगे। जो जो हमारी NCERT की बुक में हमको स्ट्रक्चर बताए हैं वो मैं आपको डेफिनेटली बनाना सिखाऊंगी, सो डोंट वरी अबाउट इट। फिर भी प्रोटीन में उपलब्धता के आधार पर ये 21 प्रकार के होते हैं, यानी कि जो अमीनो अम्ल है ना, ये बहुत सारे अमीनो अम्ल हैं, लेकिन जो 21 प्रकार के अमीनो अम्ल हैं, बेसिकली जो 21 टाइप ऑफ अमीनो एसिड है, वो ही प्रोटीन का सिंथेसिस कर सकते हैं, वो ही प्रोटीन का निर्माण करने में हेल्प करते हैं। आपसे क्वेश्चन आता है, कुछ लोग बोलते हैं 20 अमीनो एसिड बट 21 हो चुके हैं। फाइन, सो
प्रोटीन के अमीनो अम्लों में R समूह हाइड्रोजन हो तो वो ग्लाइसिन बना सकता है। अभी अपन बात करेंगे, डोंट वरी। मेथिल समूह हो तो वो एलानिन बना सकता है। हाइड्रोक्सी मेथिल हो तो वो सेरीन बना सकता है। देखें जरा अपन कैसे बना रहा है ये। एक स्लाइड ले ले, ये लो, ले ली, फाइन। इसने बोला पहले अपन बनाएंगे बच्चों ग्लाइसिन का, है ना, ग्लाइसिन। फिर इसने क्या बोला था अपन को, ग्लाइसिन और मेथिल समूह जोड़ रहा है तो एलानिन, एलानिन, है ना। फिर ये बोल रहा है सीरीन, हाँ या ना, है ना। अपन ये तीनों की स्ट्रक्चर देखेंगे। सबसे पहले तो बच्चों अपन क्या करेंगे, हमको पता है कि जो अमीनो अम्ल का मेन जो फॉर्मूला होता है वो ऐसा होता है ना। सही बनाया मैंने, बिल्कुल सही बनाया, हाँ या ना। ये हमारा नॉर्मल अमीनो अम्ल है। अब देखो क्या बोल रहा है, आपकी एनसीईआरटी में लिखा है यदि R समूह में, है ना, यदि R समूह की जगह हाइड्रोजन लग जाए, यदि R समूह की जगह हाइड्रोजन लगे तो ये क्या बन जाएगा, ग्लाइसिन। हम अभी बना देते हैं। इस R समूह की जगह मैंने क्या बना दिया, H बना दिया, है ना। ये हमने काट दिया तो ये क्या बन गया हमारा, ये बन गया हमारा, इधर देखो H, इधर H, इधर OOH और इधर NH2। तो ये जो हमारा बना, ये क्या बना हमारा, ग्लाइसिन। क्यों, क्योंकि इस R समूह की जगह हमने क्या लगा दिया, हाइड्रोजन लगा दिया। ऐसे ही बोला है अपन ने, हमारी एनसीईआरटी में ये बोला है कि यदि आप R समूह के प्रकृति के आधार पे, यदि अपन R समूह को प्रतिस्थापित कर दे किसी अलग चीज में, अलग समूह में, तो वो अलग अलग अमीनो अम्ल बना लेता है। यही हमने बात करी। तो अमीनो अम्ल ग्लाइसिन कैसे बन गया, जो हमारा ग्लाइसिन अमीनो अम्ल है वो कैसे बना, जब हमने इस R ग्रुप पर H लगाया तो हमारा ग्लाइसिन बन गया। ऐसा बोला, ऐसा ही बोला। अब हम देखते हैं एलानिन, मेथिल समूह क्या लगा रहा है, ये मेथिल समूह लगा रहा है। हम भी लगा देंगे मेथिल समूह, ये लो, यहां पर अपना COOH है ना। ये तो ऐसे के ऐसे, मतलब इस अमीनो अम्ल ने ये कसम खा ली कि हम तो हैं जैसे हैं वैसे रहेंगे, मतलब इसको चेंज नहीं कर सकते। बस आप इस R, और ये R बोलता है मैं तो ढहटा हूं, मैं तो बदलता ही रहूंगा, मैं नहीं आपको ऐसा रख सकता, मैं बदलता रहूंगा। अरे भाई बदलेगा जब भी तो अमीनो अम्ल बनाएगा, हाँ है ना। तो हम क्या कह रहे हैं कि जब भैया यहां पर इस R ग्रुप की जगह तुम क्या लगा दोगे, CH3 लगा दोगे। क्या लगा दोगे, CH3 लगा दोगे, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा COOH, इधर आ जाएगा हमारा NH2, इधर आ जाएगा हमारा H और इधर आ जाएगा हमारा CH3। क्या आ जाएगा, CH3। यानी कि अब ये जो स्ट्रक्चर बना है ना, ये जो स्ट्रक्चर बना, ये क्या बन गया हमारा, एलानिन। क्या बन गया, एलानिन। इस R ग्रुप की जगह हमने क्या लगा दिया, हमारा मेथिल समूह। हमने मेथिल समूह लगाया, यस हमने लगाया, CH3 लगाया, हमने एलानिन बनाया है। अब ये बोल रहा है सीरीन बनाना है हमें, यानी कि सेरीन बनाना है। तो सेरीन क्या लगा रहा है, ये हाइड्रोक्सी मेथिल, है ना। क्या लगा रहा है, ये हाइड्रोक्सी मेथिल लगा रहा है, तो हम हाइड्रोक्सी मेथिल लगा लेते हैं, ये लो, ठीक है। ये हो गया हमारा COOH, ये हो गया हमारा सॉरी R, ये हो गया हमारा H, ये हो गया हमारा NH2, है ना, NH2। सीरीन यहां पर अपने पास क्या लगा, COOH, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, तो CH, COH और NH2। अब अपन को R साइड चेंज करना है। अब इसने क्या बोला बच्चों कि R की जगह अपने पास क्या है, हाइड्रोक्सी मेथिल। क्या है, हाइड्रोक्सी मेथिल है, ठीक है, हम ये भी चेंज कर देंगे। तो यहां पर अपन ने क्या लगाया बच्चों, CH2OH, है ना। जब अपन ये CH2OH लगा देंगे, ठीक है, CH2OH लगा देंगे, तो यहां पर अपना क्या बन जाएगा, ये H अपना ऐसा ही है, ये C अपना ऐसा ही है, यहाँ पर अपना COOH है, यहाँ पर अपना NH2 है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, CH2OH। तो अपना यहाँ पर ये क्या बन गया, ये बन गया हमारा सीरीन। यानी कि इस तरीके से अपन ने जब R समूह में नए नए चेंजेस किए तो हमें पाया, जब ग्लाइसिन हमें कब मिला, जब यहाँ पर R की जगह ओनली हाइड्रोजन आ जाए,
है ना, सिर्फ सिंगल H आ जाए, यानी कि देखो HCH2 और सॉरी NH2 और COOH आ गया, ठीक है। तो ये जो सूत्र, जो हमारा ये स्ट्रक्चर बना, ये किसका बना हमारा, ये बना हमारा ग्लाइसिन का। इसी तरीके से इसने बोला कि एलानीन बनाना है, भैया एलानीन बनाना है तो मैं अपना मैथिल समूह लगा दो, तो CH3 लगा दिया, CH3 लगाते ही हमारा एलानीन बन गया। अब इसने बोला R समूह की जगह हमारे पास क्या आना चाहिए, हमारे पास आना चाहिए ये देखो हाइड्रोक्सी मैथिल, ठीक है, हाइड्रोक्सी मैथिल लगा दो, ये लो CH2OH लगा दिया। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, H समूह लगा देती हूँ, तो ये क्या बन जाएगा, ग्लाइसिन, किसकी जगह, R की जगह। R किस में कन्वर्ट हो गया, H में। यहाँ पर जो R है वो किस में कन्वर्ट कर रहे हैं अपन, CH3 में, है ना, तो ये क्या बन जाएगा, एलानीन बन जाएगा। हाइड्रोक्सी मैथिल में अपन क्या कर रहे हैं, R की जगह क्या लगा रहे हैं, CH2OH लगा रहे हैं। इस तरह से क्लियर। देखो रटना नहीं है बच्चों, अपन को जो दिया हुआ है उसको समझना है, बस अपन को R समूह चेंज करना है, क्योंकि अपने पास जो अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर अपन ने सीख लिया है ना। आगे अपन की तरफ, एक तरफ कार्बोक्सिलिक है, एक तरफ हमारे पास NH2 है, एक तरफ H है, इधर R है। R को चेंज किया, H लगाए तो ग्लाइसिन, CH3 लगाए तो एलानीन, और यदि हाइड्रोक्सी मैथिल यानी कि CH2OH लगाया तो वो बन जाएगा हमारा सेरीन। यहाँ तक कंप्लीट, क्लियर, यहाँ तक हमारा अच्छे से समझ में आ गया। आगे देखते हैं अपन अमीनो अम्ल के भौतिक व रासायनिक गुण। अब क्या देख रहे हैं अपन, अमीनो अम्ल के भौतिक व रासायनिक गुण देख रहे हैं। तो अमीनो अम्लों के भौतिक व रासायनिक गुण मुख्यतः अमीनो, है ना, कार्बोक्सिल व अक्रियात्मक समूह पर निर्भर है। अब जो भौतिक और रासायनिक गुण है, अभी तो हमने सिर्फ R की प्रकृति के आधार पे चेंजेस किए, यानी सिर्फ हमने R में चेंजेस किए। अब ये क्या बोल रहा है कि जो अमीनो अम्ल के भौतिक व रासायनिक गुण है ना, वो किस पे चेंजेस है अपना, अमीनो और कार्बोक्सिलिक यानी कि NH2 पर भी है, COH पे भी है और R पे, यानी कि जो हमारा नॉर्मल सूत्र है COH, यानी इसमें भी चेंजेस आएंगे, NH2 यानी कि इस पे भी चेंजेस आएगा, और ये जो R है हमारा, इस पे भी चेंज आएगा। और इन तीनों चेंजेस की वजह से जो हमें गुण मिलेंगे वो मिलेंगे भौतिक एवं रासायनिक गुण। फाइन। तो अमीनो व कार्बोक्सिलिक समूह की संख्या के आधार पे, अब जो अमीनो अम्ल और कार्बोक्सिलिक संख्या है उसके आधार पर ये निम्न प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, जैसे अम्लीय ग्लूटामिक अम्ल, क्षारीय लाइसिन और उदासीन वेलिन, है ना। उदासीन है कौन, वेलिन है। तो अब यहाँ पर अपना ग्लाइसिन भी, क्योंकि ग्लाइसिन का आपको आता है, ठीक है, ग्लाइसिन का फॉर्मूला आपको आता है, स्ट्रक्चर आपको आता है, तो आप यहाँ पर वेलिन की जगह ग्लाइसिन भी ले सकते हैं। उदासीन होने की जगह मैं आपको वेलिन का भी बताऊंगी, ठीक है। अब अम्लीय में क्या है हमारे पास, ग्लूटामिक अम्ल है। चलो अपन एक और स्लाइड ले लेते हैं, ये लो, हम क्या बनाएंगे पहले, ग्लूटामिक अम्ल, ग्लूटामिक अम्ल, है ना, ग्लूटामिक अम्ल बनाएंगे अपन। तो ग्लूटामिक अम्ल कैसे बनेगा, सबसे पहले वो देखो। फाइन, पहले अपन बनाएंगे, ये आपको एज इट इज रखना है, इसमें अभी कोई भी चेंजेस नहीं करना। अपन को R करना है अभी, है ना, R करेंगे, ये लो CH2 COOH, ठीक है, CH2 COOH। और कुछ अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, C हमारा आ जाएगा OH और डबल बॉन्ड O, ठीक है। अपन इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, या फिर अपन, सॉरी एक मिनट बच्चों, है ना, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड O और इधर ये ऐसे ऐसे लिखेंगे। फाइन, तो अपन इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। कंफ्यूज मत होना, कहीं आप बोलो अरे मैम ने तो ऐसे बताया, क्यों, क्योंकि जिन बच्चों का केमिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं होता वो नहीं समझ पाएंगे कि इस तरह से अपन इसको ओपन करके लिख सकते हैं। वो तो रट्टा मारेंगे, रट्टू तोता बनेंगे कि हाँ COO यहाँ था, डबल बॉन्ड के साथ था, ये क्यों था उसको ये भी आइडिया नहीं होगा, है ना। OH लगाया था, क्यों लगाया था, मतलब ये ऐसा उसका माइंड में चलता रहेगा। लेकिन वी नो ना कि COH को अपन इस तरीके से ओपन करके लिख सकते हैं। तो यदि कहीं पर ग्लूटामिक अम्ल में आपको ये दिखे तो हमको कंफ्यूज नहीं होना है कि ग्लूटामिक अम्ल है या नहीं है, यही है, ठीक है, CH2 COOH, यानी कि हमारा क्या बन गया, ये ग्लूटामिक अम्ल बन गया। गेट इट, आया समझ में। अभी मैं बताऊंगी ये कौन सा है हमारा, ये है हमारा अम्लीय, है ना। क्यों है अभी अपन इस पे भी डिस्कस करेंगे, डोंट वरी।
ये हमारा अम्लीय क्यों है ये भी डिस्कस करेंगे। अब हमारा क्या बोल रहा है, ये क्षारीय जो है वो है लाइसिन, क्षारीय जो है वो है हमारा लाइसिन। देख लेते हैं लाइसिन भी, ये देखो लाइसिन है ना। तो ये जो है COOH NH2H, ये तो हमारा ऐसे रहेगा। अब लाइसिन कैसे बनाना है, ठीक है, 4 बार अपन को CH2 लगाना है, 1 2 3 4 और यहां पर हमारा होगा NH3, ठीक है, यहां पर हमारा होगा NH3, ठीक है। NH3 हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव साइन वाला होता है, ये पता है बात, ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे इस पे भी कि ये कैसा है, क्षारीय है, कैसा है ये, क्षारीय है ना, हमने यही बोला है ये क्षारीय उदासीन में। अब उदासीन में देखो बच्चों, ठीक है, उदासीन में वैसे आपकी बुक में वैलिन का जो स्ट्रक्चर है वो नहीं दे रखा है। यदि आपको देखना है वैलिन का स्ट्रक्चर कैसा होता है तो मैं यह बना दे रही हूँ, लेकिन आप याद करना चाहो तो याद करो, समझना चाहो तो समझो, अदरवाइज अपन इसकी जगह ग्लाइसिन भी कर सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर ग्लाइसिन भी ले सकते हैं, लेकिन अपन वैलिन का एक बार देख लेते हैं कैसे बनेगा, ठीक है। COOH NH2, यहाँ पर H और यहाँ पर अपना आ जाएगा CH3, एक मिनट रुको है ना, और यहाँ पर भी अपना CH3 आ जाएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से, यस, ठीक है। ये जो हमारा स्ट्रक्चर है वो किसका है, वैलिन का है। यहाँ पर भी CH3 आएगा, यहाँ पर भी CH3 आएगा, लेकिन इसकी जगह अपन क्या कर सकते हैं, ग्लाइसिन का करेंगे तो ज़्यादा याद रहेगा अपन को। यहाँ पर देखो कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, मैं भी हो रही थी कि CH3 आएगा तो सही है कि नहीं है, तो यहाँ पर ग्लाइसिन का याद कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी H है, यहाँ पर भी H है, यहाँ अपना COH है और यहाँ पर अपना NH2 है, ठीक है। अब हमारा जो क्वेश्चन है आपके दिमाग में आ रहा है, क्यों अपन ग्लूटामिक अम्ल को अम्लीय बोल रहे हैं और क्यों अपन जो लाइसिन है उसको क्षारीय बोल रहे हैं, ऐसा क्या रीजन है ना। ये रीजन मैं आपको बताऊंगी जब अपन क्या पढ़ेंगे, ज़्वेटर आयन। क्या पढ़ेंगे अपन, ज़्वेटर आयन। पहले अपन ज़्वेटर आयन समझेंगे, उसके बाद में वापस से ये डायग्राम बनाऊंगी, है ना, वापस से स्ट्रक्चर बनाऊंगी। इस स्ट्रक्चर के बाद मैं आपको समझाऊंगी ये अम्लीय क्यों हुआ, ये लाइसिन अभी समझा दूंगी ना, तो ज़्वेटर आयन आपको समझने में थोड़ा सा ही लगेगा, अरे यार कहाँ खिचड़ी पक गई, मतलब पहले वही बता देते। तो मैं चाहती हूँ कि चीज़ों में कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी ना हो, हमें चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। तो अपन स्टार्ट करते हैं वापस से। अब क्या बोल रहा है, एल्किल समूह के आधार पर, है ना, वो चीज़ हमें समझ में आ गई। अम्लीय ग्लूटामिक अम्ल है, क्षारीय लाइसिन है, उदासीन वैलिन है। अपन इसी वाले पार्ट में ही अभी अपन ज़्वेटर आयन देखेंगे। सो डोंट वरी कि ये उदासीन और अम्लीय और क्षारीय कैसे हुआ, ठीक है। मैं आपको एक एक चीज बताऊंगी, लेकिन इससे पहले अपन ज़्वेटर आयन पढ़ेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ये क्या हुआ अपना, एल्किल समूह के आधार पर, है ना, एल्किल समूह के आधार पर कुछ अमीनो अम्ल एरोमेटिक प्रकृति के, एरोमेटिक यानी कि एक साइक्लिक फॉर्म में, कैसे, एक साइक्लिक फॉर्म में होंगे, जैसे टायरोसिन, है ना, फेनिल एलानिन और ट्रिप्टोफान, ठीक है। टायरोसिन, फेनिल एलानिन और ट्रिप्टोफान ये कैसे हैं, हमारा एक साइकिल प्रवृत्ति का होता है, एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। अब इसको आपका जो है टायरोसिन यानी कि टायर, एक टायर बना देते हैं। कैसे बनाएंगे देखते हैं अपन। यहाँ अपन ने लगाया COOH, यहाँ अपन ने लगाया NH2, यहाँ लगाया H। अब यहाँ पर क्या करेंगे, CH2, यहाँ पर एक टायर लगा दो, है ना, ये टायर लगा दिया, इसके नीचे लगा दो OH, इसके नीचे हमने लगा दिया OH, ये बन गया हमारा टायरोसिन। यानी कि यहां तक का तो देखो अपना वही अमीनो अम्ल है, R समूह में इसने क्या जोड़ा, CH2, एक टायर बना दिया और OH नीचे लगा दिया, तो ये क्या बन गया हमारा, टायरोसिन बन गया। ऐसा आपकी बुक में नहीं है, लेकिन फिर भी हम देख सकते हैं ये टायरोसिन है। ये देखो, ये हमारा क्या हो गया, COOH हो गया, ठीक है, यानी कि कार्बोक्सिलिक समूह, ठीक है। ये देखो, ये हो गया हमारा C, ठीक है। एक तरफ क्या है, कार्बोक्सिलिक समूह, कैसे, COOH, ऐसे भी लिख सकती हूँ ना मैं, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर OH लिख सकती हूँ कि नहीं लिख सकती, इसने भी लिख दिया COH और ये, हाँ है ना।
फिर ये क्या बोल रहा है, इधर एक अपना NH2, इधर अपना क्या है H। जो बच्चे ये समझने में दिक्कत करते हैं मैं उनके लिए समझा रही हूँ कि ये जो डायग्राम, जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये वही है जो अपन ने बनाया यहाँ पर है। यहाँ पर ये इस तरीके से बनाता है, दैट मीन्स ये जो है ये C है, यहाँ पर ऊपर H, इधर की तरफ इसका COH यानी कार्बोक्सिलिक समूह, इधर अपना अमीन ग्रुप, और नीचे जो R समूह वाला है तो यहाँ पर इसके पास आ जाएगा CH2, ये हमारा एक वो बन गया, उधर बना दिया इसने OH, यही तो अपन ने बनाया है CH2O और ये OH। आया समझ में? क्लियर हो गई बात कि टायरोसिन का स्ट्रक्चर कैसे बना। फिर हमारा फेनिल एनालिन का है, जैसा कि हमसे पूछा नहीं है लेकिन फिर भी मैंने एक स्ट्रक्चर के तौर पे आपको बताया है, ठीक है। फिर ये बोल रहा है हमारे एक और है ट्रिप्टोफान, ये लो हमारा ट्रिप्टोफान का है। क्लियर हो गया कि कैसे अपन ने भाई एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में, जो अमीनो अम्ल है, एरोमेटिक अमीनो एसिड्स हैं, वो कैसे होते हैं। तो टायरोसिन, फेनिलएलानिन और ट्रिप्टोफान जो है वो एरोमेटिक कंपाउंड कहलाते हैं। अमीनो अम्लों का एक मतलब एरोमेटिक अमीनो अम्ल कहलाते हैं। फाइन। अब अमीनो अम्लों का एक विशेष गुण यह है कि अमीनो यानी कि NH2 और कार्बोक्सिलिक समूह आयनीकरण प्रकृति के होते हैं। आयनीकरण प्रकृति के कैसे होते हैं, मतलब ये डोनेशन करते हैं, एक्सेप्टर बनते हैं, यानी कि ये H आयन जो होते हैं, हाइड्रोजन आयन जो होते हैं ना, जैसे ये अपने, और ये देखो ये जो होते हैं इसका आदान प्रदान करते हैं, इसका और OH का, ठीक है, इसका ये आदान प्रदान करते हैं, जिसकी वजह से ये आयनीकरण शो करते हैं, जो अपन ज्विटर आयन में पढ़ेंगे अब, ठीक है। अतः विभिन्न pH वाले विलयनों में, यानी कि अपन जब डिफरेंट विलयन देंगे, है ना, मीडियम देंगे, इनको माध्यम देंगे, तो ये अलग अलग प्रकृति शो करेंगे और अलग अलग संरचना में परिवर्तित हो जाएंगे, जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं ये अम्लीय है, जिसकी वजह से हम बोल रहे हैं ये उदासीन है, जिसकी वजह से हम बोल रहे हैं ये क्षारीय है, यानी कि ये संरचना भिन्न भिन्न परिवर्तित होती जाती हैं। तो ये अब हमारा आ गया ज्विटर आयन, जो कि हम पढ़ने वाले हैं। तो जो ज्विटर आयन है अपन ने, है ना, ज्विटर आयन अपन को देखना है, तो ज्विटर आयन में क्या होगा, इसके लिए आपको देखना पड़ेगा। अपन एक और स्लाइड ले लेते हैं, ले लें एक और स्लाइड, ये लो, क्योंकि जब तक स्लाइड नहीं लेंगे ना ये चीजें समझ में नहीं आएगी। कैसे नहीं आएगी देखते हैं बच्चों। अपन ने क्या किया, एक माध्यम लिया, है ना, एक माध्यम लिया। माध्यम अपन ने कैसा लिया, उदासीन लिया, है ना, कैसा लिया, उदासीन माध्यम लिया, यानी कि न्यूट्रल मीडियम लिया। क्या लिया, न्यूट्रल मीडियम लिया, है ना, न्यूट्रल मीडियम लिया। चूंकि हमें पता है इसका ये क्या होगा, COOH NH2H और ये H, ऐसा होता है अपना, हाँ है ना। आपको पता है ये कार्बोक्सिलिक समूह जो है ये अपना एक H आयन जो होता है, यानी कि जो H प्लस होता है ना, ये क्या करता है, रिलीज करने का प्रयास करता है, यानी कि इसकी टेंडेंसी है, मतलब इसका कह सकते हैं गुण है कि ये अपना H आयन डोनेट करे, ये अपना एक H आयन छोड़ दे, है ना। तो ये H आयन मान लीजिए इसने एक H आयन जो है छोड़ दिया, ये लो, ये छोड़ दिया, तो यहाँ पर क्या होगा, ये छोड़ दिया तो ये जो आयन है ये हट जाएगा, ये लो, ये लो, छोड़ दिया, तो ये H आयन छोड़ा इसने, तो ये H आयन जैसे ही छोड़ा तो यहाँ पर क्या चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। इतना तो पता है केमिस्ट्री का, हाँ है ना भैया। COH है, इसने H प्लस अपना छोड़ दिया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऋणात्मक साइन आ जाएगा कि नहीं आएगा। तो ये क्या हो गया, COH CO माइनस हो गया, यहाँ पर आ गया ऋणात्मक। अब ये जो H है बच्चों, ये जो H है ये H पहुंच जाएगा इस वाले के पास में, है ना। तो इस वाले के पास जैसे ही H आएगा तो यहाँ पर ये पॉजिटिव हुआ और यहाँ पर ये 3 हो गया, है ना। तो यहाँ पर क्या किया, जो अमीनो अम्ल था यहाँ पर जैसे ही अपन ने इस उदासीन मीडियम में डाला, तो उदासीन होने की वजह से क्या हो गया कि भैया इसने जो H छोड़ा, इसने खुद का ही, मतलब जो अमीनो एसिड है ये वाला जो मेरा H छोड़ेगा ये मेरे ही NH2 को दे देगा, है ना। ये मेरा जो COH है, इसने जो H आयन छोड़ा, ये मेरे ही अमीनो ग्रुप को क्या दे देगा, एक H आयन दे देगा। तो यानी कि ये ऋणात्मक हो गया, ये धनात्मक हो गया। तो भैया कोई एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं हुआ ना बाहर से, एक्स्ट्रा कहीं से भी बाहर से कुछ नहीं हुआ। हमने, इसने मेरे को H आयन दिया, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, तो यानी कि क्या हो गया, ना तो ये ज्यादा धनात्मक की तरह कोशिश कर रहा है, ना ये अपना ज्यादा ऋणात्मक की तरह प्रयास कर रहा है, यानी कि एसिडिक और बेसिक कुछ भी नहीं हो रहा।
नहीं हो रहा ना भाई, कुछ भी नहीं हो रहा, ये उदासीन हो गया। तो इसीलिए अपन क्या कहते हैं, ये उदासीन है। इसीलिए जो ग्लाइसिन है, ग्लाइसिन में क्या होता है, ये ग्लाइसिन का ही तो बनाया है मैंने, यहाँ पर आर नहीं लिखा, ये ग्लाइसिन का बनाया, तो ग्लाइसिन आपको पता लग गया उदासीन क्यों होता है, मैंने आपको बताया था, मैं आपको बताऊंगी, हाँ है ना। तो ये क्या हो गया, उदासीन हो गया यहाँ पर। फाइन, अब क्या हो रहा है इधर देखते हैं अपन। ठीक है, अपन ने लिया एक और माध्यम, ये लो ले लिया, ये माध्यम अपन ने लिया एसिडिक, है ना, एसिडिक मीडियम ले लिया, एसिडिक मीडियम ले लिया, यानी कि क्षारीय माध्यम ले लिया अपन ने। फाइन, अब क्या होगा, वापस से ऐसे बनाओ, COOH NH2, इधर अपना आ जाएगा R ग्रुप, इधर आ जाएगा अपना H, है ना। ये है हमारा एसिडिक माध्यम, अपन ने क्या लिया है, एसिडिक, यानी कि यहाँ पर जो H+ आयंस होंगे, है ना, H+ आयन जो होंगे, इनकी कंसंट्रेशन क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। ऐसा होता है ना भाई, इनकी कंसंट्रेशन क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। ये लो, बहुत ज्यादा हमने कंसंट्रेशन दे दी। अब बच्चे सोचने वाली बात है ना, कि भैया जब ऑलरेडी जो माध्यम है उसमें H+ आयन जो है बहुत ज्यादा है, तो क्या इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप को आवश्यकता पड़ेगी अपना H आयन डोनेट करने की, ये देने ही नहीं देगा, ऑलरेडी माध्यम में अपने पास H+ आयन ज्यादा है। बात समझ रहे हो, हमने बोला कि हमने एक माध्यम लिया, वो कैसा लिया हमने, एसिडिक माध्यम लिया। कौन सा लिया, एसिडिक माध्यम लिया। इस एसिडिक माध्यम को जैसे ही हमने लिया, तो क्या आपने देखा कि ये जो H+ आयन है अपना, है ना, जो H+ आयन है, क्या ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप को छोड़ने देगा क्या अपना H+? नहीं छोड़ने देगा। तो क्या हुआ, ये जो माध्यम में H+ है, जो माध्यम में, यहाँ तो ये छोड़ ही नहीं पा रहा, क्योंकि ऑलरेडी हमारे माध्यम में H+ आयन बहुत सारे हैं। तो इस वजह से जो ये हमारा NH2 है, जो अम्लीय है ना, जो हमारा अम्लीय, ये क्या करेगा, ये मतलब जो हमारा जो बेस है, ये क्या करेगा, यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा और ये 3 बना लेगा, क्योंकि ये यहाँ पर आके अटैच हो गया, ये यहाँ पर आकर के अटैच हो गया। समझ में आ रहा है क्या बोल रही हूँ मैं। ये जो हमारा NH2 है वो H यहाँ से ले लेगा माध्यम से और NH2 हो जाएगा, यानी कि जो एसिडिक मीडियम है, जो हमारा एसिडिक मीडियम है, वो जो अमीनो अम्ल होगा, ये सुन लो एक बार, कान खोल के सुन लो, जो माध्यम है वो कौन सा है, एसिडिक माध्यम है ना। लेकिन जो अमीनो अम्ल यहाँ पर जो प्रेजेंट है, जो अमीनो अम्ल प्रेजेंट है, वो किसकी तरह बिहेव करेगा, वो बिहेव करेगा बेस की तरह, है ना। वो किसकी तरफ करेगा, बेसिक की तरह या बेस की तरह। क्यों, क्योंकि ये NH3 हो गया यहाँ पे, यानी प्लस चार्ज ज्यादा हो गया। क्लियर हो गई बात। अब यहाँ पर देखो आप, ठीक है, सॉरी, हाँ ठीक है, हमने एक और बॉक्स लिया, ये लो, है ना। अपन ने क्या लिया, एक और बॉक्स लिया, बोलो ओके, ये लो, है ना, एक और बॉक्स लिया। तो इसमें क्या किया, अब अपन ने माध्यम जो लिया वो लिया अपन ने बेसिक मीडियम लिया, है ना, बेसिक मीडियम, ये लो, बेसिक मीडियम अपन ने ले लिया। बेसिक मीडियम लेने से क्या हुआ, वापस से ये बना दो, R। अब बेसिक मीडियम है चूंकि, तो यहां पर OH 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 ये ज्यादा होंगे। एसिडिक मीडियम में H+ ज्यादा थे, बेसिक मीडियम में हमारे पास OH- ज्यादा होंगे, हाँ है ना। तो आपको पता है कि ये जो H, इसकी टेंडेंसी क्या है, H आयन जो है रिलीज करने की आदत है इसकी, है ना। तो ये जैसे ही अपना ये जो H वाला है छोड़ेगा, तो ये इसके साथ में क्या कर लेगा, H2O फॉर्म कर लेगा। लेकिन यहां पर तो ऋणात्मक साइन आ ही जाएगा ना, यहां पर तो ऋणात्मक साइन आ ही जाएगा। यहां पर ये H जो प्लस रिलीज हुआ है, वापस देख लो, यहां पर जो H रिलीज हुआ है वो तो इस OH, इस माध्यम ने ही ले लिया ना, इस माध्यम के OH ने ले लिया, ये तो यहां पहुंच ही नहीं पाया। तो क्या ये बेसिक की तरह बिहेव करेगा, क्या नहीं करेगा। तो बेसिक मीडियम में ये अमीनो एसिड किसकी तरह बिहेव करेगा, एसिडिक की तरह, ठीक है, एसिड की तरह बिहेव करेगा। आया समझ में, क्लियर हो गई बात, कोई दिक्कत, कोई डाउट। अब अपन वापस से अपने डायग्राम में चलते हैं। ये हमारा ज्विटर आयन है, ठीक है, कलर चेंज कर लूं एक बार, ये लो, ठीक है। हमने यहां पर बात करी,
ये ग्लाइसिन है, ये हमारा क्या है, उदासीन है। अब उदासीन है तो इसने H आयन अपना दिया, H आयन दिया, यहाँ पर इस NH3 ने, NH2 होता है वैसे, इसने एक ले लिया तो ये पॉजिटिव हो गया, यानी कि ये धनात्मक भी हो गया, ऋणात्मक भी। भाई ये धनात्मक भी उतना ही ऋणात्मक है, तो उदासीन हो गया। ये लो हमारा, ये हो गया हमारा उदासीन, है ना, ठीक है। अब हमने बोला एनायन, यानी कि यहाँ पर हाई पीएच है ना, हमारी हाई पीएच है। अब यहाँ पर देखो ये ऋणात्मक आ रहा है, ऋणात्मक आ रहा है, तो माध्यम कौन सा होगा हमारा, ये होगा हमारा माध्यम बेसिक, हाँ बेसिक माध्यम होगा। और बेसिक माध्यम होगा तो OH ज्यादा होंगे, है ना, OH बहुत ज्यादा होंगे, ये लो OH बहुत ज्यादा होंगे, तो ये लो। अब ये जो H+ यहाँ पर आया था, इसका ये जो H+ आया था वो इसके साथ में रिएक्शन कर लेगा और H2O रिलीज कर देगा। तो यानी कि ये जो बेसिक माध्यम था एसिड की तरह शो हो रहा है। अब इधर आ जाओ, यहाँ पर अपने पास कैटायन है ना, तो यहाँ पर लो पीएच है। बच्चों ध्यान रखना है, आपको पता है ज्यूटर आयन जो है वो पीएच के अकॉर्डिंग ही चेंज होता है। तो यहाँ पर ये COOH है, लेकिन यहाँ पर धनात्मक है NH3 और ये रिलीज भी नहीं कर रहा है H, यानी कि ये माध्यम कैसा हो गया हमारा, एसिडिक, एसिडिक माध्यम हो गया। यानी कि यहाँ पर H+ बहुत ज्यादा है, ये लो H+ ज्यादा बना दो, ये लो, तो ये जो H है वो इधर जाएगा और NH2 से ये NH3 में कन्वर्ट हो जाएगा, हो गया NH3 में कन्वर्ट, है ना, क्योंकि यहाँ पर अब ये 3 में कन्वर्ट हो गया। आया ज्यूटर आयन समझ में आया। अब अपन वापस से पीछे चल रहे हैं, कैसे, यहाँ पर चल रहे हैं कि क्षारीय और ये अम्लीय कैसे हुआ। देखो यहाँ पर अपने पास ये NH2 है, ये COOH है, यहाँ पर COOH है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये अपना H, मतलब ये H अपना, यहाँ पर ये H अपना छोड़ देता है, कलर चेंज कर लूँ एक मिनट, ये अपना जो H है ये छोड़ देगा, तो ये छोड़ करके इस पे जाएगा, किस पे जाएगा, इस पे, तो ये क्या हो जाएगा, NH3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, NH3। ऐसे ही होता है, ये H यहाँ गया और NH3 हो गया। लेकिन यहाँ पर तो COOH है ना, यहाँ पर तो COOH है ना, तो इस वजह से क्या हो जाएगा, ये ग्लूटामिक अम्ल क्या है, अम्लीय नेचर का है। कैसा है, अम्लीय नेचर, यानी कि यहाँ पर अपने पास पॉजिटिव साइन आया है, कोई भी नेगेटिव साइन नहीं है, ठीक है, आया, क्लियर हो गया। अब लाइसीन देखो आप, लाइसीन में ये NH3 है ना, और ये H इसको दे देता है तो ये भी NH3 हो जाएगा, यानी कि पॉजिटिव ज्यादा हो गया, तो ये कैसा हो गया हमारे पास, बेसिक। सॉरी, यहाँ पर एक और चीज बच्चों, एक और मिनट, है ना, तो अब ये NH3 हो गया, है ना। अब ये वाला जो है ये अपना आयन दे सकता है ना, ये तो अपना आयन रिलीज कर सकता है। भाई यहाँ पर तुमने ये दे दिया तो यहाँ पर प्लस माइनस बराबर हो गए, यहाँ पर प्लस माइनस बराबर हो गए, लेकिन ये H आयन भी अपना रिलीज कर सकता है, तो यहाँ पर क्या आएगा लास्ट में, CO-। तो इस माइनस की वजह से ये क्या हो गया, अम्लीय हो गया, है ना। और ये लाइसीन जो है ये क्या है, एसिडिक है। कैसे है क्षारीय, क्योंकि यहाँ पर भी प्लस है और यहाँ पर भी प्लस है, तो इस तरीके से अपना ही कर सकता है। अब उदासीन तो मैंने आपको बता ही दिया है, ग्लाइसिन कैसे उदासीन होगा। तो अब चीजें समझ में है कि ज्यूटर आयन की वजह से हम क्या कर सकते हैं, पीएच को चेंज करके उस अमीनो एसिड को अपन अम्लीय भी बना सकते हैं, क्षारीय भी बना सकते हैं। तो जब अमीनो अम्ल की ऐसी टेंडेंसी कि वो उदासीन भी हो जाए, वो क्षारीय भी हो जाए और वो अम्लीय भी हो जाए, तो ये क्या कहलाती है, उसकी ज्यूटर आयन टेंडेंसी कहलाती है। इस तरीके से जो है आपका अमीनो अम्ल समाप्त हो गया। फिर अपन देखेंगे प्रोटीन कैसे बना, प्रोटीन का स्ट्रक्चर देखेंगे, प्रोटीन की संरचना देखेंगे, कैसी कैसी संरचनाएं आई। जब तक कि आपको ये अमीनो अम्ल अच्छे से पढ़ लेना है, नोट्स बना लेने हैं। यदि फिर भी आपको कोई डाउट हो रहा है कि मैम हमें ये समझ में नहीं आया है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको इस चैप्टर के एंड में वापस से बता दूंगी। ठीक है, धन्यवाद। जब तक नोट्स बना लेने हैं।